नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लगातार सीयूईटी और बीसीसी 2025 एग्जाम पर आधारित एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें अपन 2 से लेकर 3 सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने, मुगल गार्डन में 12 खुले दरवाजों वाली एक छतदार इमारत को रिक्त स्थान कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बारादरी, सेकंड है परगोला, थर्ड है टेरेसेज और फोर्थ है कैस्केड। तो अगर अपन बारादरी की बात करें तो जो मुगल गार्डन के अंदर 12 खुले दरवाजों वाली इमारत होती है उसे अपन बारादरी कहते हैं। तो जो अपने ये आप यहाँ देख सकते हैं चित्र की सहायता से भी, तो ये जो संरचना आप देख सकते हैं यह इमारत है जो यही बारादरी है। और अगर अपन बात करें परगोला की, तो जो आप बीच वाला चित्र देख रहे हैं, तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें किसी चीज की सहायता लेकर या किसी चीज का सहारा लेकर चढ़कर जो वृद्धि करते हैं, उनके लिए ये जो संरचना है वो लाभदायक होती है। आपने अंगूर के अंदर संगाई की विधि पढ़ी होगी परगोला, तो उसमें भी कुछ ऐसी प्रकार की संरचना होती है। तो आप ये देख सकते हैं ये परगोला है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कैस्केड की, तो जो अपन गार्डन के अंदर जो सुंदरता बढ़ाने के लिए जलप्रपात या मान लीजिए आप जल प्रवाह के लिए कुछ ऐसी संरचनाएं बनाते हैं, तो इसे अपन कैस्केड के नाम से जानते हैं। तो अपने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बारादरी। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखने की क्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हैचिंग, सेकंड है डीबकिंग और थर्ड है ब्रूडिंग और फोर्थ है कैनाबोलिज्म। तो अगर अपन बात करें हैचिंग की, तो हैचिंग क्या होता है, जो अपने चूजा होता है, चूजा अगर अंडे से निकलता है तो उस क्रिया को अपन हैचिंग कहते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ये आपकी ये हैचिंग की क्रिया है। और लेकिन अगर अपन बात करें डीबकिंग की सेकंड ऑप्शन, तो अपन जो मुर्गियों के अंदर जो चोंच काटने की क्रिया करते हैं उसे अपन डीबकिंग नाम से जानते हैं, जो आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अगर अपन बात करें ब्रूडिंग की, तो ब्रूडिंग ही जो ऐसी होता है जिसमें जो चूजों को अंडे से निकलने के बाद एक निश्चित ताप पर रखा जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रूडिंग है। तो आपको ब्रूडिंग और हैचिंग के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप चित्र की सहायता से यहाँ देख सकते हैं जो आपके फर्स्ट चित्र है जिसके अंदर जो अंडे से चूजा निकल रहा है उसे तो अपन जो बात करें अगर हैचिंग के नाम देते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें ब्रूडिंग की, तो ब्रूडिंग में जो चूजे निकल जाने के बाद में उनको निश्चित ताप पर रखा जाता है, उसे अपन ब्रूडिंग नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक आपके ऑप्शन दे रखा है कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या होता है, जो मुर्गियां होती है कैल्शियम की कमी के कारण एक दूसरे को चोंच मार के घायल कर देती है, इसी क्रिया को अपन कैनाबोलिज्म नाम से जानते हैं, जो आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने, खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिश्रित क्रॉपिंग, सेकंड है रिले क्रॉपिंग, थर्ड है इंटर क्रॉपिंग और फोर्थ है नॉन। तो अगर अपन बात करें मिश्रित क्रॉपिंग और एक होता है आपकी मिश्रित फार्मिंग, तो मिश्रित क्रॉपिंग तो क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों की बुआई अपन बिना किसी पंक्ति निर्धारण के कर देते हैं, तो उसे अपन मिश्रित क्रॉपिंग या मिश्रित फसल कहते हैं। लेकिन मिश्रित फार्मिंग क्या होता है, जब किसान जो अपने फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन जैसी क्रियाएं करता है, तो उसे अपन मिश्रित फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी मिश्रित क्रॉपिंग का उदाहरण है, जिसके अंदर जो 2 अलग अलग प्लांट्स है, इनके बीच के अंदर जो निश्चित जो अपन बात करें डिस्टेंस नहीं है या निश्चित पंक्ति के अंदर ये नहीं बोए गए। और अगर अपन बात करें इंटरक्रॉपिंग की, तो इंटरक्रॉपिंग का एग्जांपल आपकी ये है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों की बुआई अपन निश्चित पंक्ति अंतराल पर करते हैं, तो वो आपकी इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें रिले क्रॉपिंग क्या होती है, तो रिले क्रॉपिंग ऐसी होती है जब खड़ी फसल के अंदर बिना उसकी कटाई के मतलब उसकी कटाई से पूर्व ही अपन दूसरी फसल के बीजों की बुआई कर देते हैं, उसे अपन रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग नाम से जानते हैं। जैसे धान की कटाई से पहले अलसी की बुआई करना। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने, भारत में मुख्यतः किस मानसून से वर्षा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून, थर्ड है उत्तर पूर्वी मानसून और सेकंड है उत्तर पूर्वी मानसून और थर्ड है दक्षिणी मानसून और फोर्थ है सभी। तो अगर अपन बात करें भारत में मुख्यतः किससे बरसात होती है, तो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिससे आपके 75 से 80% तक वर्षा होती है। लेकिन इसकी भी 2 ब्रांचेज होती है, एक तो होती है बंगाल की खाड़ी और एक होती है अरब सागर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से तो आपके लगभग जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बरसात होती है उसका 20% योगदान होता है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून का, और लगभग 80% तक योगदान अरब सागर वाले मानसून का होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और अगर अपन बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून, तो आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य हो गए, वहां पे मानसून के लिए ये मानसून मतलब वहां पे बरसात के लिए ये मानसून जिम्मेदार होता है, जो लगभग आपके कुल मानसून का 15 से 20% योगदान निभाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे मेनली कौन सा होता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने, कुसुम का वानस्पतिक नाम रिक्त स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन है अरेकिस हाइपोजिया, सेकंड है सिसिमम इंडिकम, थर्ड है कार्थेमस टिक्टोरियम और फोर्थ है रिसिनस क्यूमिनस। तो अगर अपन बात करें अरेकिस हाइपोजिया, तो ये आपकी किसका वैज्ञानिक नाम है, आपकी ग्राउंडनट या मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और अगर अपन बात करें सिसिमम इंडिकम, ये आपकी तिल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा।
और बात करें कार्थेमस टिक्टोरियम तो ये आपके कुसुम का वैज्ञानिक नाम होता है, लेकिन रिसिनस क्यूमिनस की अगर अपन बात करें तो ये आपकी अलसी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके वैज्ञानिक नाम से भी कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वैज्ञानिक नाम भी याद करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने सोलर स्थिरांक का मान होता है, आपकी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके मौसम विज्ञान से क्वेश्चन है, तो अपन यहाँ पे एक बार डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी 1.94 काल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने स्टार वीडर का उपयोग किस फसल में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है धान, सेकंड है गेहूं, थर्ड है बाजरा और फोर्थ है मूंगफली। तो अगर अपन बात करें स्टार वीडर की, तो इसका उपयोग आपके मूंगफली के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है? आपकी वीडिंग प्रैक्टिस के लिए, यानी खरपतवारों को उखाड़ने के लिए अपन जो मूंगफली के अंदर स्टार वीडर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने जो एक नाम सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कोनो वीडर, कोनो वीडर का उपयोग अपन धान की फसल के अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं। इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूंग, सेकंड है उड़द, थर्ड है मोट और फोर्थ है अरहर। अब अपन बात करें, एक तो हाइपोजियल अंकुरण होता है, एक एपीजियल अंकुरण होता है। तो हाइपोजियल अंकुरण के अंदर तो क्या होता है, जो कोटाइलिडोन होता है वो अंकुरण के समय जो मर्दा के अंदर ही रह जाता है। लेकिन एपीजियल के अंदर जो फर्स्ट अगर अपन बात करें जर्मिनेशन के टाइम जो कोटाइलिडोन है वो बाहर आता है, यानी मर्दा से बाहर की तरफ आता है। और अगर अपन बात करें हाइपोजियल जर्मिनेशन किसमें पाया जाता है, जो आपके लगभग जितनी भी दलहन होती है खरीफ वाली, उनके अंदर सभी के अंदर इपीजियल पाया जाता है। लेकिन एक होती है आपके अरहर, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसके अंदर हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। और बेसिकली अगर अपन बात करें तो हाइपोजियल अंकुरण आपके रबी वाली जो दलहन फसलें होती है उनके अंदर पाया जाता है हाइपोजियल अंकुरण। लेकिन अगर अपन बात करें अपवाद स्वरूप जो आपके अरहर के अंदर भी पाया जाता है, वैसे खरीफ की जो आपके दलहन है उनके अंदर इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने कृषि पंचांग के अनुसार फसल कटाई का उपयुक्त समय है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णिमा, सेकंड है अमावस्या, थर्ड है तृतीया और फोर्थ है एकादशी। अगर अपन बात करें बुआई की, तो बुआई के समय अगर अपन बात करें कृषि पंचांग के अनुसार कौन सा उपयुक्त होता है, तो आपके पूर्णिमा उपयुक्त होती है। इसके अनुसार आपके जो अंकुरण है, अंकुरण अच्छा अंकुरण होता है, ऐसा माना जाता है पूर्णिमा पर बुआई करने पर। लेकिन अगर अपन बात करें कटाई की, तो कटाई आपके अमावस्या कटाई के समय के लिए सही माना गया है। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने भारत में सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल किस राज्य में है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है मध्य प्रदेश और फोर्थ है राजस्थान। तो आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके। तो अगर अपन बात करें भारत में सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो आपके मध्य प्रदेश के अंदर ये सबसे ज्यादा जैविक क्षेत्रफल है देश के अंदर। और अगर अपन बात करें, कई बार ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसे सबसे पहले जैविक राज्य घोषित किया गया, तो वो आपके सिक्किम राज्य है। ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने मक्का की फसल के लिए उत्तम शाकनाशी का उदाहरण है अंकुरण पूर्व। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूक्लोरेनिन और सेकंड है पेंडिमेथलिन और थर्ड है पैराक्वाट और फोर्थ है सीमाजीन। तो अगर अपन बात करें मक्का की फसल के अंदर, तो सीमाजीन एट्राजिन का उपयोग करते हैं अपन अंकुरण से पूर्व। अगर अपन बात करें फ्लूक्लोरेनिन की, तो ये आपके दलहनी फसलों में उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है आपके उपयोग, ये बुआई से पूर्व उपयोग किया जाता है। और पेंडिमेथलिन अंकुरण से पूर्व दलहनी फसलों में, और पैराक्वाट आपके जो है आपके अचयनात्मक किस्म का शाकनाशी है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने खरपतवार जो वानस्पतिक रूप से फसल पौधों के समान दिखाई देते हैं कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सापेक्ष खरपतवार, सेकंड है नकलची खरपतवार, थर्ड है अवांछित खरपतवार और फोर्थ है निरपेक्ष खरपतवार। लेकिन अगर अपन बात करें सापेक्ष खरपतवार, तो सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं आपके, जैसे किसी भी ऋतु में अगर अपन बात करें, अगर जैसे अपन ने गेहूं बोया और गेहूं के अंदर चना उग जाता है, गेहूं में चना, तो ये आपके सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है। यानी किसी फसल के अंदर अन्य फसल का उगना सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है। नकलची खरपतवार कौन से होते हैं, जो आपके दिखने के अंदर या वानस्पतिक रूप से फसली पौधों के समान होते हैं। तो आपके यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे गेहूं के अंदर गेहूं सा हो गया और धान के अंदर जंगली धान हो गया, ये आपके नकलची खरपतवार के उदाहरण है। अवांछित खरपतवार कौन से होते हैं, या रोग्यू प्लांट, रोग्यू जो वीड होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, जो वीड जैसे मान लीजिए आपके गेहूं की आपके लोकवन किस्म है, लोकवन किस्म के अंदर जो सोनालिका का प्लांट उग जाना, यानी फसल की किसी किस्म की अगर अपन बुआई करते हैं और उसके अंदर दूसरी किस्म का प्लांट अगर उग जाता है, तो उसे अपन कौन से खरपतवार के नाम से जानते हैं, अवांछित खरपतवार के नाम से जानते हैं। और निरपेक्ष खरपतवार वे सभी खरपतवार जो फसली पौधों को हानि पहुंचाते हैं निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता व पूसा बहार कौन से गेंदे की महत्वपूर्ण किस्में हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीकन गेंदा,
और सेकंड है फ्रेंच गेंदा, और थर्ड ऑप्शन है अपने गुलाब, और फोर्थ है ग्लेडियोलस। वैसे अपने को मेनली गेंदे के बारे में पूछा है, तो अपन को जो मेनली ऊपर वाले दो ऑप्शन पे ही ध्यान देना है। तो अगर अपन बात करें अफ्रीकन गेंदे की, तो ये आपके, अगर आपको पता होगा, द्विगुणित होता है अफ्रीकन गेंदा। और अगर इसकी किस्मों की अगर अपन बात करें तो इसकी किस्में होती है येलो सुप्रीम, इसके अलावा गोल्डन एज, और स्टार गोल्ड, ठीक है। और अगर अपन बात करें फ्रेंच गेंदा की, तो आपके ये तीन जो किस्में दे रखी है, ऊपर चार किस्में दे रखी है, ये आपके फ्रेंच गेंदा की है। इसके अलावा अगर अपन बात करें रस्टी रेड हो गई, रस्टी रेड, रेड हेड, ये भी आपके फ्रेंच गेंदा की किस्में है, ठीक है। और अगर अपन बात करें गुलाब की कुछ किस्मों की, तो एक तो होती है आपके नटखट, जो कि आपके मिनिएचर गुलाब की किस्म है। इसके अलावा आपके तुषार हो गई, पूसा मोहित हो गई, सुचित्रा हो गई। पूसा मोहित और आपके सुचित्रा कांटे रहित गुलाब की किस्म है, और तुषार आपके सफेद गुलाब की किस्म है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ग्लेडियोलस की अगर अपन कुछ किस्मों की अगर अपन बात करें, तो एक तो होती है आपके प्रियदर्शनी, इसके अलावा एक होती है आपके हैप्पी एंड और फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अभी के लिए अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने म्यूसिलेज नामक तत्व किसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रतन जोत, सेकंड है अश्वगंधा, और थर्ड है सफेद मूसली, और फोर्थ है आपके ईसब गोल। तो अगर अपन बात करें रतन जोत की, रतन जोत का उपयोग अपन काय में करते हैं? बायोडीजल बनाने के लिए करते हैं रतन जोत का उपयोग, जेट्रोपा कर्कस को, जिसका कुल क्या होता है? यूफोर्बिएसी। और अश्वगंधा की अपन बात करें यानी विथानिया सोमनीफेरम, जिसका कुल होता है आपके सोलेनेसी, जिसमें विथ्योनिन जो रसायन पाया जाता है। और इसका उपयोग अपन क्या काय में करते हैं? इसका उपयोग अपन औषधीय पादप के रूप में करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें सफेद मूसली की, तो सफेद मूसली के अंदर म्यूसिलेज नहीं पाया जाता है, सफेद मूसली में आपके सेपोनिन पाया जाता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें ईसबगोल की, तो ईसबगोल के अंदर ही आपके म्यूसिलेज नामक रसायन पाया जाता है। ईसबगोल का उपयोग अपन हल्के रेचक के रूप में करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये आपके जो मेडिसिनल क्रॉप्स है उनसे ये क्वेश्चन है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अपने नीम यानी एजिटिरेक्टा इंडिका किस कुल का पौधा है? फर्स्ट ऑप्शन है मेलिएसी, और सेकंड है आपके यूफोर्बिएसी, और थर्ड है टीलिएसी, और फोर्थ है मेनिस्पर्मिएसी। तो नीम है आपके मेलिएसी कुल का प्लांट है, जिसमें एजिटिरेक्टिन और निम्बाडीन नामक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें के अंदर कीटनाशक के गुण पाए जाते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने कर्मीहारी का उदाहरण है, ये आपके पशुओं की जो औषधि है उससे ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है बोरिकम्ल, सेकंड है फिटकरी, थर्ड है निकोटीन सल्फेट, और फोर्थ है नोन। तो अगर अपन बात करें बोरिकम्ल की, तो आपके जीवाणु रोधी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें फिटकरी की, तो ये आपके बाह्य स्तंभ यानी रक्त का थक्का बनाता है फिटकरी, स्तंभक का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें कर्मीहारी की, तो आपकी निकोटीन सल्फेट जो है ये आपके कर्मीहारी का एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है अपने को उसमें, ठीक है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन अपने गोवंश में ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु, सेकंड है कवक, थर्ड है जीवाणु, और फोर्थ है परजीवी। तो अगर अपन बात करें ब्लैक क्वार्टर की, जिसे अपन जहरी बात भी कहते हैं, जहरी बात के अलावा इसे चुरचुरिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके जीवाणु के द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जिसके अंदर अगर अपन बात करें जो पशु की पिछली टांगे है उसको दबाने पर चुरचुर की आवाज आती है। और अगर अपन चीरा लगाते हैं तो चीरा लगाने पर एक बदबूदार जो सड़ा हुआ खून है वो अपने को देखने को मिलता है। तो ये आपके किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने बदियाकृत नर मुर्गा कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है केपन, और सेकंड है बुलक, और थर्ड है टीजरबुल, और फोर्थ है मुर्गा। तो अगर अपन बात करें केपेन, तो यही आपके बदियाकर जो नर मुर्गा होता है उसे अपन केपेन नाम से जानते हैं। लेकिन बुलक आपके जो गाय और भैंस हो गए उनके अंदर जो बदियाकृत नर होता है उसे बुलक नाम से जानते हैं। और टीजरबुल क्या होता है? जो बदियाकृत नर जिसका उपयोग अपन मादा के अंदर मध चक्कर पड़ता लगाने के लिए करते हैं, आपके टीजरबुल कहलाता है, ठीक है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने भारत का विश्व में अंडा उत्पादन में स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पहला, और सेकंड है आपके सेकंड स्थान, और थर्ड है आपके फोर्थ स्थान, और फोर्थ है थर्ड स्थान, ठीक है। तो अगर अपन बात करें BAHS रिपोर्ट, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स रिपोर्ट 2024, तो इसके अनुसार आपके जो भारत की अगर अपन बात करें तो विश्व में अंडा उत्पादन में दूसरा स्थान है। लेकिन अगर अपन बात करें भारत के अंदर अंडा उत्पादन के अंदर किसका पहला स्थान है, तो आपके आंध्र प्रदेश राज्य का पहला स्थान है, ठीक है। तो ये भी आपके बेसिक क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते अपन अगले आगे। अगला क्वेश्चन है अपने भेड़ के मीट को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चिकन, सेकंड है बीफ,
और थर्ड है पोर्क और फोर्थ है मटन। तो अगर अपन बात करें चिकन की, तो ये आपके जो मुर्गी का मांस होता है उसे अपन चिकन नाम से जानते हैं, और बीफ आपके जो गाय का मांस होता है उसे बीफ के नाम से जानते हैं, और पोर्क का आपके जो सूअर का मांस होता है, सूअर के मांस को पोर्क नाम से जानते हैं, लेकिन मटन जो आपके जो भेड़ का मांस होता है उसे मटन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। चलते हैं अब अपन आगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ का स्टूडेंट है और वो सीयूटी और बीसीसी की तैयारी कर रहा है, और वो चाहता है जो आपके एग्जाम के दिन बचे लगभग 1 महीना या 20 से 25 दिन ही आपके एग्जाम के बचे मेनली अगर देखा जाए तो, और वो चाहता है इन दिनों के अंदर सिस्टमेटिकली तैयारी कर सके, नोट से आसानी से रिविजन कर सके और साथ ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना मूल्यांकन कर सके, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जो सीयूटी और बीसीसी इन दोनों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में स्टार्ट है, और साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक कोर्स अवेलेबल है, और साथ ही नोट्स भी आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में रहने वाले हैं। और अपन बात करें कि आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइव बैच भी मिलेगा, जैसे आप अगर ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते तो आप लाइव बैच से जुड़ सकते हैं, और आपका जैसे मैंने अभी बताया कि कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे कई बार स्टूडेंट को डाउट रहता है, पहले भी अपन ने बात की है कि इन दिनों के भीतर अपने कोर्स कंप्लीट हो गया नहीं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। और आपको जो किसी कारण से अगर आप मान लीजिए लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके जो क्लास है उसको देखने का मौका भी आपको मिलेगा, और साथ ही आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी 4 के पैनल पीडीएफ आपको दी जाएगी, जिससे आपको क्या है रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आपके एग्जाम के दिन भी बहुत कम बचे हैं, तो आप जितना ज़्यादा पीडीएफ से रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा डीपीपी और एक्सरसाइज शीट का उद्देश्य ये रहने वाला है आपकी जो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपका जो एग्जाम के दिन है वो बहुत कम बचे हैं, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। और साथ ही मान लीजिए अगर जो आप क्वेश्चन सोल्व करें उनमें से अगर डायरेक्ट कोई एग्जाम में पूछा गया तो उससे भी आपका फायदा हो जाएगा यहाँ। और अगर अपन बात करें संस्थान के अंदर डाउट क्लास और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन स्टूडेंट अगर कोई जुड़ता है तो अपना डाउट हेल्पलाइन नंबर पे भेज सकता है, आपको 24 से 48 घंटे के भीतर आपका डाउट का जवाब मिल जाएगा। और आपके वीकली माइनर टेस्ट होंगे, मंथली मेजर टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, जिसमें आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके आधार पे आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। और आपके जो एग्जाम है, एग्जाम तक आपके रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी करवाए जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टूडेंट के लिए। अगर आप सीयूटी का क्रैश कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो आपको बीसीसी का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।